हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश अकेला। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 ऑल्टरनेटिंग करंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज व्हेन द सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। जब हमारे पास एक सर्किट होगा जिसमें हम एसी अप्लाई कर रहे हैं रेजिस्टेंस के अलावा, सिर्फ उसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो हमारे करंट और वोल्टेज का रिलेशन क्या निकल के आएगा, सबसे पहले हमको ये फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास दो टॉपिक और हैं। इंडक्टर के केस में क्या होगा और कैपेसिटर के केस में क्या होगा। हम तीनों ही केसेस में करंट और वोल्टेज के रिलेशन को फाइंड आउट करके देखेंगे सबसे पहले। तो लेट कर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिर आज के टॉपिक को, कि जब हमारे सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है और हम उसमें एसी अप्लाई कर रहे हैं तो करंट और वोल्टेज का रिलेशन क्या निकल के आएगा। तो मान लेते हैं हमने यहाँ से कितनी इसको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करिए, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बस स्टेप को ध्यान से समझना, क्योंकि तीनों ही टॉपिक में रिलेशन मतलब सेम प्रोसीजर रहेगा हमारा। तो अगर आपको फर्स्ट टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो आप आगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर ध्यान से समझिए। तीनों ही केसेस में हम लोग एसी वोल्टेज कितनी लेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। जब आपने इसमें ई नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज अप्लाई करी होगी तो इस रेजिस्टेंस के अलावा कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ होगा ना। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इसके अलावा रेजिस्टेंस के अलावा कितना पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ होगा। तो हमने कहा E इज इक्वल टू आई आर, वही है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन हमने कहा है हम यहाँ पर किसको यूज करेंगे, E को यूज करेंगे। सेकेंडली हम क्योंकि I और E के रिलेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप इंडक्टर का करें, रेजिस्टेंस का करें या कैपेसिटर करें, आपको कुछ भी करके करंट की वैल्यू को यहाँ से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और तब हम करंट और वोल्टेज को क्या करके देखेंगे, रिलेट करके देखेंगे, कंपेयर करके देखेंगे। तो यहाँ से मुझे अगर करंट की वैल्यू चाहिए तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, R को E के डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा। और फर्स्ट इक्वेशन से E की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देते तो वो बन जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और साथ में क्या चल रहा है आपके पास यहाँ पर R। अगेन I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। ई अपॉन आर किसका रेशियो कहलाता है, ये किसके बराबर आएगा, करंट के बराबर। लेकिन यहाँ पर जो ये ई नॉट है ये कहलाता है आपका मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो जब पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और अपॉन रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा तो वो आएगा तो आपके पास किसके बराबर, करंट के बराबर ही, लेकिन आप उसे डिनोट किससे करोगे, आई नॉट से, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ करंट। और साथ में आपका चल रहा है यहाँ पर साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर इसे आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिएगा, ये आपके पास आ जाएगी करंट की वैल्यू। फर्स्ट एक्सप्रेशन रेजिस्टेंस वाला बहुत इजी है, क्योंकि देखिए आपने ई नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज अप्लाई करी और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और आपने कितनी जल्दी आई की वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। बस अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से आप करंट की और वोल्टेज की वैल्यू को कंपेयर करके देखिए आपस में। देखिए ई फॉर वोल्टेज, यहाँ पर आई फॉर करंट, ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ पर भी साइन का कंपोनेंट, यहाँ पर भी साइन का कंपोनेंट, इसमें भी एंगल ओमेगा टी, इसमें भी एंगल ओमेगा टी। तो यहाँ पर सब कुछ कैसा है, सेम है। तो जब सब कुछ आपको कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ पर भी ओमेगा टी, यहाँ पर भी ओमेगा टी, सब कुछ कॉमन है, तो आप बोलोगे ऑन कंपेयरिंग, जब आपने इस इक्वेशन को कंपेयर करा तो आप क्या देख रहे हो कि जो करंट है आपका, करंट आई और वोल्टेज ई जो है वो आर इन सेम फेज। ये वर्ड जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, आगे बहुत इस्तेमाल होगा इसका। आर इन सेम फेज, हमारा करंट और वोल्टेज कैसा आ रहा है, सेम फेज में निकल के आ रहा है, ये वर्ड आपको बताना है। कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे कि अगर हमारे सर्किट में खाली रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन निकल के आता है। तो उस केस में आपको बताना है कि करंट और वोल्टेज आपस में कैसे रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे। नेक्स्ट इसमें जो काम की बात है वो आपको इसका फेजर डायग्राम बना के दिखाना है। फेजर डायग्राम, फेज मतलब होता है यहाँ पर एंगल, तो आपको एक फेजर डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करके बताना है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर क्या दिखा दीजिए, इसको एक्सिस दिखा दीजिए, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ ओरिजिन से ओमेगा टी एंगल पर आप क्या दिखा सकते हैं, ई नॉट, ये वाला ई और ओमेगा टी क्या इसका एंगल है। इतने एंगल पर आपने क्या अप्लाई करिए, इसमें वोल्टेज अप्लाई करिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब आप करंट को फेजर डायग्राम में दिखाना चाहेंगे तो आपको पता है कि आई नॉट इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है और ओमेगा टी इसका एंगल है। तो सेम इसी लाइन पर एक एरो लगा के आप इसको क्या दिखा देंगे, आई नॉट। तो ये जो फेजर डायग्राम है वो आपकी बात को यहाँ पर प्रूव कर रहा है कि ई नॉट और आई नॉट कैसे हैं, सेम फेज में, यानी कि ये भी ओमेगा टी और ये भी ओमेगा टी। इस तरीके से आपको ये टॉपिक करके दिखाना है।
तो फर्स्ट टॉपिक आपके पास बहुत सिंपल सा है कि जब हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा तो उस केस में आपका जो ईएमएफ और वोल्टेज करंट है उसका क्या रिलेशन निकल के आएगा। तो आप इस तरीके से करके दिखाइए और बताइए कि वो कैसे आपका सेम फेज में है। और ये फेजर डायग्राम को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए और सर्किट डायग्राम को भी और इस रिलेशन को भी, क्योंकि आगे हम इनमें अभी जब यूज करेंगे तो उस समय आपको फिर दिक्कत होगी अगर आप याद नहीं करेंगे और ढंग से वीडियो को नहीं देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम करके देखते हैं कि जब हमारे सर्किट में क्या लगा होगा, कैपेसिटर लगा होगा या इंडक्टर, जो भी आपका मन करे, तो हम लगाते हैं इसमें इंडक्टर। चलिए तो रब कर देते हैं इसको। यहाँ से आर की जगह हम लोगों ने यहाँ पर क्या यूज कर लिया, इंडक्टर यूज कर लिया है। ठीक है, इंडक्टर यूज करने के बाद आपको पता है वोल्टेज तो आप लोग क्या लगाएंगे, सेम अप्लाई करेंगे। तो इसे मैंने यहाँ पर नहीं मिला और यहाँ से हम लिख देते हैं इसमें इंडक्टर। जब आपने सर्किट में खाली क्या अप्लाई करा है, इंडक्टर दे रहे हो, तो उस केस में आपका कितना होगा। ठीक है, एल लगा दिया है। इंडक्टर का सिंबल जो होता है इस तरीके से कॉइल की फॉर्म में होता है, ये आपका इंडक्टर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, टॉपिक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं क्या निकलेगा। तो वोल्टेज तो फिर से सेम होगी, वोल्टेज तो आपने सेम अप्लाई करना है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अब कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ। इंडक्टर क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन में क्या कहा जाता है कि जब भी किसी सर्किट में या किसी कॉइल में करंट की ग्रोथ होगी तो उसके अंदर एक ऑटोमेटिकली सेल्फ एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा जो उस ग्रोथ को क्या करेगा, अपोज करेगा। उसी को हम लोग किस नाम से जानते थे, सेल्फ इंडक्शन के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर उसी ईएमएफ के बारे में बात है, क्योंकि यहाँ से करंट जा रहा है, करंट की ग्रोथ हो रही है, तो इसमें क्या डेवलप होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो होगी वो आपके पास आएगी एल डी आई बाई डी टी। ये आपको ध्यान रखना है, ये ईएमएफ की आपके पास यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाएगी। बस नेक्स्ट, ये भी ईएमएफ है, ये भी ईएमएफ है, यानी कि आप इस वैल्यू को इसके साथ क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास E0 साइन ओमेगा टी और विच इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया हम करंट और वोल्टेज में रिलेशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हमें कुछ भी करके करंट की वैल्यू निकालनी है। करंट की वैल्यू कब आएगी, जब आप इस डी आई को यहाँ से सेपरेट कर दोगे। तो यहाँ से डी आई इज इक्वल टू E0 एल आपका इसके नीचे चले जाएगा साइन ओमेगा टी और साथ में क्या चल रहा है, डी टी। इस तरीके से आपके पास एक एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा। ठीक है, अब डी आई को आई बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ऑन इंटीग्रेशन आप क्या कीजिए, ऑन इंटीग्रेटिंग डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे तो आई बन जाएगा यहाँ पर आपके पास। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन का साइन हटा लगाना है, E0 अपॉन एल साथ में साइन ओमेगा टी और डी टी। ये आपके पास चल रहा है। यहाँ पर इसमें लिमिट दिखाने की जरूरत नहीं है, एक कांस्टेंट वैल्यू हम उसके साथ लगा देंगे। तो आपके पास बनेगा I इज इक्वल टू E0 अपॉन एल आपने बाहर निकाल दिया, और जो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन है वो आपके पास होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी, और प्लस यहाँ पर जब हम लिमिट नहीं लगाते तो एक कांस्टेंट दिखाते हैं। जब आप मैथ्स में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आपका टीचर समझा देगा। तो यहाँ पर इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम मान के चलते कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसे यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। अब I इज इक्वल टू E0 अपॉन एल। और हाँ, ये जो डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है तो उस ओमेगा टी का ओमेगा एक नीचे भी आएगा। तो यहाँ से हमने माइनस साइन और यहाँ से हमने ओमेगा को बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास यहाँ पर रह गया है कॉस ओमेगा टी। ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, अब ये कॉस ओमेगा टी आपके पास यहाँ पर आ गया। हमें इस इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना है, कंपेयर करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी और यहाँ पर कॉस ओमेगा टी है, तो बात नहीं बनेगा। कंपेयर कैसे करोगे जब तक एंगल आपस में सेम नहीं होंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका है, हम कॉस ओमेगा टी को ब्रेक करके लिख देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, I इज इक्वल टू माइनस का E0 अपॉन ओमेगा एल, और हमने इसे लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा वापस कॉस थीटा हो जाएगा। और अच्छी बात यह कि अब ये भी साइन में आ गया, ये भी साइन में आ गया, आप इसे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इस माइनस साइन को आप यहाँ अंदर भेज दीजिए। तो ये बनेगा आपके पास I इज इक्वल टू माइनस साइन इधर जाके आपको देगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये आपके पास एक्सप्रेशन आएगा। और आप सोचेंगे इधर क्यों छोड़ा है, तो यहाँ देखिए ये बचा आपके पास यहाँ पर E0 और अपॉन ओमेगा एल। तो इस केस में जब हमारे सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है तो ये जो ओमेगा एल है इसे हम मान लेंगे ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, और वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस अगेन आपके पास क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा, जिसे आप लोग रिप्लेस कर दोगे I0 से। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, I की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि कितनी आ जाएगी, I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब आप फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को जरा ध्यान से कंपेयर करके देखिए कितना बनेगा। पहले केस में जब हमने देखा था तो E की वैल्यू कितनी आई थी, E0 साइन ओमेगा टी, और करंट जो आया था वो आया था I0 साइन ओमेगा टी। तो आपने कहा सेम फेज में चल रहा है। अब यहाँ पर E कितना है, E0 साइन ओमेगा टी, और करंट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2।
ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि जो आपका करंट है वो वोल्टेज से कितना पीछे चल रहा है, 90 डिग्री पीछे चल रहा है। ध्यान से समझिए इस बात को। ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 का मतलब हमारी जो करंट की वैल्यू वो लैग बिहाइंड यानी कि पीछे चल रही है किससे, ईएमएफ से। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसका जरा फेजर डायग्राम बना के देखते हैं यहाँ पर। अगेन फेजर डायग्राम के लिए हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक्सिस बना देते हैं, एक्स एक्सिस ओरिजिन, और ये रहा आपका वही सेम। ये तो हर बार आपका तीनों केसेस में सेम रहेगा, ओमेगा टी के बराबर। ये लीजिए, ठीक है, ई नॉट ओमेगा टी आप यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखो करंट 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री किधर होगा, ए में ओमेगा टी से 90 डिग्री पीछे इधर होगा या इस तरफ होगा, इस तरफ जाएंगे तो आगे ओमेगा टी से 90 डिग्री पीछे। तो आप इस तरीके से एरो दिखा के ये दिखाएंगे, ये देखिए ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे आपका कौन चल रहा है, करंट चल रहा है। ये रिलेशन आपको फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है। तो क्या समझ में आया हमें इससे, इसमें हमने देखा कि जब हमारे सर्किट में इंडक्टर लगा होगा तो हमारा जो ईएमएफ है वो करंट से, या तो आप ये कह सकते हैं कि ईएमएफ करंट से 90 डिग्री आगे चल रहा है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि जो हमारा करंट है वो ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। अब बात करते हैं इस ओमेगा एल की। इस केस में यहाँ पर जो आपके पास ओमेगा एल था, इसे हम एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही मानते हैं, और इसे हमने किससे लेट किया, एक्सएल। और ये एक्सएल आपका यहाँ पर क्या कहलाता है, इसका नाम याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं इसमें, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये क्या कहलाता है आपका, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, उस समय कंफ्यूज मत होना कि ओमेगा एल की वैल्यू एक्सएल कहाँ से आए। तो जब आपके सर्किट में इंडक्टर लगा होगा तो जो उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा उस केस के लिए हमसे किससे नोट करेंगे, एक्सएल से डिनोट करेंगे। तो उम्मीद है अभी का टॉपिक आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करके देखते हैं कि जब हमारे सर्किट में कैपेसिटर लगा होगा उस केस में करंट का और वोल्टेज का क्या रिलेशन निकल के आएगा। ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टर के लिए हम लोग फेजर डायग्राम की हेल्प से करंट और वोल्टेज का रिलेशन निकाल चुके हैं। तो अब हमारे पास टॉपिक है कि जब हमारे सर्किट में कैपेसिटर लगा होगा तो उस केस में करंट का और वोल्टेज का आपस में क्या रिलेशन निकल के आएगा। तो एज यूजुअल ई कितना हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखते हैं कि इस ईएमएफ देने की वजह से इस जगह पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ होगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आएगा V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। अब ये कहाँ से आया, ये जब हमने फोर्थ चैप्टर पढ़ा था कैपेसिटेंस वाला, वहां से आप ये रिलेशन निकाल के C इज इक्वल टू क्यू, जहाँ से फॉर्मूला निकल के आता था। अब यहाँ पर ये जो वोल्टेज है ये E के बराबर है, तो यानी आप इसे इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज E के बराबर है तो जो क्यू अपॉन सी है वो अगेन इसके बराबर होगा। हमें इस केस में भी करंट की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आप लोग चार्ज की वैल्यू निकाल दीजिए। चार्ज कितना आ जाएगा, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये चार्ज की वैल्यू आई है और हम फॉर्मूला जानते हैं, अगर मुझे करंट बनाना है तो सिंस आई की वैल्यू हमें पता है डी क्यू अपॉन डी टी, आप यहाँ से इस क्यू की वैल्यू को इसमें पुटअप कर दीजिए। तो क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ सी ई नॉट और साथ में चलेगा साइन ओमेगा टी। डिफ्रेंशिएशन करना है तो I इज इक्वल टू सी ई नॉट, तो कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा टी का दोबारा से आएगा, वो ओमेगा का आएगा मल्टीप्लाई में। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, इंटीग्रेशन में जब दोबारा करते हैं वो डिनोमिनेटर में जाता है, और डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो चीज़ कहाँ पर आती है, मल्टीप्लाई में आती है। अब अगेन हमें इसे फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करना है, तो यहाँ पर कॉस का कंपोनेंट है, यहाँ पर साइन का कंपोनेंट है। इसे फिर से ब्रेक करके लिखते हैं, तो आई इज इक्वल टू इस ई नॉट को यहीं पे रखते हैं, और ओमेगा सी जो आपका बन रहा है इसे इस तरीके से लिखिए, 1 अपॉन ओमेगा सी, और अगेन कॉस ओमेगा टी को ब्रेक करके लिख दीजिए साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा जो आपके पास है वो क्या बन के आ जाएगा, आपका कॉस ओमेगा टी। अब जब हम इसे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो फिर से आप ये देखेंगे कि पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, यहाँ पर ओमेगा टी नेगेटिव साइन के साथ है और यहाँ पर ओमेगा टी पॉजिटिव साइन के साथ है, तो इनको कंपेयर करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस टॉपिक में जिसमें हम कैपेसिटर लगा रहे हैं, यहाँ पर हम एक एक्सेप्शनल केस मानेंगे कि जो माइनस का ओमेगा टी है ये पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी के बराबर है, क्योंकि माइनस के साथ हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर मानना पड़ेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेंगे कितने के बराबर है, प्लस के बराबर। और ये जो 1 अपॉन ओमेगा सी यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या मान लेंगे, एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। तो ई नॉट अपॉन आर अगेन फिर से हमें क्या दे देगा, करंट की वैल्यू। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इस तरीके से आपके पास इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है।
यानी कि जो आप देख रहे हैं ई नॉट 1/ओमेगा c को हमने यहाँ पर आई नॉट से रिप्लेस कर दिया। और ये माइनस साइन को प्लस साइन लेने का रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में ओमेगा टी कैसे पॉजिटिव के साथ है, तो पॉजिटिव बनाने के साथ कंपेयर करने के लिए इसको हम प्लस लिखना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब जब आप इसे कंपेयर करके देखोगे, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है और फर्स्ट इक्वेशन है, ई नॉट आई नॉट मैक्सिमम और वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। और यहाँ पर से जब आप साइन ओमेगा टी को इससे कंपेयर करके देखोगे तो हमें पता लग रहा है कि इस केस में जो हमारे सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ होगा, तो जो हमारा करंट है वो ईएमएफ से 90 डिग्री आगे चल रहा होगा। ये प्लस π/2 का मतलब है 90 डिग्री अहेड। और अगर आप दूसरे शब्दों में कहोगे तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो वोल्टेज है वो करंट से कितना पीछे चल रहा है, 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो अगर इसका फेजर डायग्राम हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे तो ये आपके पास है ई नॉट, साथ में ये ओमेगा टी, और इस बार आपका जो करंट है वो ईएमएफ से 90 डिग्री आगे चल रहा है, तो ये आपके पास करंट की डायरेक्शन दिखाएगा 90 डिग्री ईएमएफ से आगे चल रहा है। ये एक्सप्रेशन आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी तक हमने टोटल सीख लिया है यहाँ पर कि कैसे करंट और वोल्टेज के रिलेशन को आप लोग कंपेयर करके देख सकते हैं जब हमारे सर्किट में क्या लगा होगा, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर लगा हुआ होगा। पहले केस में आपने देखा जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ था तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में थे। जब हमने इंडक्टर लगाया तो हमें पता लगा कि करंट जो है वो 90 डिग्री पीछे चलता है ईएमएफ से, और जब हमने कैपेसिटर लगा के देखा तो इस टॉपिक में आप देख रहे हो कि जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलता है। इन एक्सप्रेशन को अच्छे से याद रखना क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब बात रह गई इस 1/ओमेगा c की, तो ये 1/ओमेगा c कैपेसिटर के केस में एक प्रकार का रेजिस्टेंस काम करता है, और उस रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं एक्सी से, और इस एक्सी का नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर आपको नाम से दे रखा है इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस इतना है, तो आपको पता लग जाना चाहिए वो एक्सी के बराबर है, और वो एक्सी कितने के बराबर है, 1/ओमेगा c के बराबर। सिमिलरली जैसे प्रीवियस टॉपिक में था कि जो एक्सएल है वो कितने के बराबर होता है, ओमेगा एल, और एक्सएल क्या कहलाता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनको कंबाइन करके देखेंगे, इनको सीरीज में लगा के देखेंगे कितना एक्सप्रेशन आता है। तब तक इन वीडियोस को ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए। थैंक यू।